लिखेंगे ग्रह का, जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, यह जो है एस्टेरॉइड को हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, यह जो है बृहस्पति व मंगल की कक्षाओं के बीच बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका या एस्टेरॉइड कहते हैं। यह पिंड कभी कभी अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद पृथ्वी से टकराते हैं, जिसका उदाहरण आपका लोनार झील है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में इस समय मौजूद है। जैसे कि यह एस्टेरॉइड जब पृथ्वी से टकराते हैं तो वहां पर एक गर्त बनाते हैं, जिसका बढ़िया उदाहरण आपका लोनार झील है, यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपके आते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे, जिनको हम अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। पुच्छल तारे, यह सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं, जो कि धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह एकदम सौर मंडल के छोर पर रहेंगे। अरबों पिंड हैं। यह गैस व धूल के संग्रह, यानी कि यह जो धूमकेतु होता है यह गैस और धूल से मिलकर बना हुआ है। यह जब सूर्य की तरफ गति करता है तो इसका चार मुख जो है सूर्य की तरफ हो जाता है और पूंछ जो है छोर की तरफ हो जाता है, इसलिए हम इसको पुच्छल तारे कहते हैं। जो मुख होता है वह बड़े आकार में दिखाई देता है। और पुच्छल तारा का सबसे बढ़िया उदाहरण है एक हैली नामक पुच्छल तारा है, धूमकेतु है, जो कि प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। प्रत्येक 76 वर्ष बाद वह आखिरी बार 1986 में दिखाई दिया था। अब भविष्य में 2062 में दिखाई देने की संभावना व्यक्त की जाती है। सारे पुच्छल तारे लगभग एक नियत समय के अंतराल पर दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका आता है उल्का, नोट करेंगे। उल्का, जिसको मेटेयर्स कहते हैं। यह उल्का जो होते हैं यह क्षण भर में दिखाई देते हैं और क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं, और यह तीव्र गति से अंतरिक्ष में गति करते हैं, तीव्र गति से, और यह क्षण भर में दमकते हैं, यानी कि चमकते हैं, वह क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो घर्षण कर जलने लगता है, वायु से घर्षण करके जलने लगता है, और यह उल्कापिंड धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ जाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब उल्कापिंड क्या है?
उल्का पिंड में देखेंगे कि अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु, अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु जो पृथ्वी से पृथ्वी से आकर टकरा जाती है या पृथ्वी पर गिर जाती है, पृथ्वी पर गिरती है, उल्का पिंड कहलाती है, उल्का पिंड कहलाती है। इसका एक उदाहरण है अरिजोना राज्य में एक बहुत बड़ा क्रेटर है, अरिजोना राज्य, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, यूएसए में। जो कि लगभग 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी गहराई जो है 1300 मीटर है। नोट करेंगे। ठीक, धन्यवाद। एक आता है प्रकाश चक्र शब्द। प्रकाश चक्र क्या है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। जिसका काम है पृथ्वी के प्रकाशित व अप्रकाशित भाग का विभाजन करना, अप्रकाशित भाग का विभाजन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के प्रकाशित व अप्रकाशित भाग को विभाजन करने वाली रेखा प्रकाश चक्र कहलाती है। अगली पॉइंट है परिभ्रमण। परिभ्रमण या घूर्णन, जिसे हम घूर्णन कहते हैं, या हम दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम परिभ्रमण या घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन या रात होता है। इसी कारण इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। उसके बाद यह है इसकी ध्रुवों पर गति है, 1675 किलोमीटर प्रति हावर। सॉरी, ध्रुवों पर नहीं, विषुवत रेखा पर। नोट करेंगे। अब अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे परिक्रमण। यानी कि पृथ्वी अपने अक्षों के साथ साथ यानी कि अक्षों पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं। उसके बाद सूर्य के चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। यह होता है 365.25 दिन का, मतलब 365 दिन व
6 घंटे का, 6 घंटे का। और इसके कारण 1 वर्ष पूरा होता है, इसलिए हम इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। लगभग 1 वर्ष में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, जिस कारण हम इसको वार्षिक गति भी कह सकते हैं। नोट करेंगे। हम पढ़ेंगे अपसर और उपसौर। अपसर उपसौर में क्या होता है, 2 कंडीशन होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो सबसे पहले उपसौर पढ़ते हैं। उपसौर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब हो, सूर्य के अत्यधिक नजदीक होता है, करीब होता है, इस कंडीशन को हम उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। यह होता है कि 3 जनवरी को कंडीशन आती है, यह 3 जनवरी को कंडीशन आती है, और इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। नोट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपसौर के बारे में। अपसौर जो है उपसौर का एकदम विपरीत काम करता है। मतलब यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपसौर क्या है। अपसौर वह कंडीशन होता है जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर हो, अत्यधिक दूरी पर हो। यह कंडीशन अपसौर कहलाती है। यह कंडीशन आती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। उसके बाद इसकी औसत दूरी होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब आता है एक और उसी पॉइंट में एफसाइड रेखा, बहुत कम पूछा गया एग्जाम में है, लेकिन कहीं कहीं पर डीपली चला जाता है तो पूछ लेता है। तो इसमें है उपसौरिक व अपसौरिक। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा एफसाइड रेखा कहलाती है। यह सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा जानकारी चंद्रमा के बारे में ले लेंगे कि हम लोग छोड़कर भागे थे, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। उसके बारे में जानकारी चंद्रमा संबंधित जो एग्जाम में आते हैं, इसको अंग्रेजी हम मून कहते हैं। और चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पुराना पृथ्वी है। मतलब यह भी 4.6 अरब वर्ष पुराना है, लगभग 5 अरब वर्ष। इसे हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, इसे हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं।
चंद्रमा की सतह व इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। सतह है व आंतरिक संरचना का अध्ययन सेलेनोलॉजी में करते हैं, के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद धूल के मैदान को, चंद्रमा के धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। शांति सागर कहते हैं। इसका मास है, व्यास है, मास नहीं व्यास जी, व्यास है 3480 किलोमीटर। द्रव्यमान इसका है पृथ्वी का 1/21वां भाग। तापमान इसमें माइनस में होता है और कभी कभी प्लस में भी होता है। इसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी से दूरी जो है दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। इसकी परिक्रमा अवधि बताएंगे, नोट कर लीजिए। सूर्य के सापेक्ष में, यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, वह होता है 29.53 दिन, 29.5 दिन लगभग। और जिसे हमें यह लगभग होता है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट व 2.8 सेकेंड, जिसे हम एक चंद्रमास कहते हैं। इस समय को एक चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास या साइनोडिक कहते हैं। ये तो सौर के सापेक्ष में हो गया। नक्षत्र समय के सापेक्ष में, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा अपने पुनः स्थिति को 27.5 दिन में प्राप्त कर लेता है, जिसे हम नक्षत्र मास कहते हैं। नक्षत्र मास कहते हैं। नोट करेंगे। अब देखेंगे कि इस चंद्रमा की और एक खासियत क्या है कि यह चंद्रमा जो होता है, ज्वार, समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं, उनके उठने में इसका क्या योगदान है, यह क्या करता है। तो ज्वार आने में जो इसका शक्ति प्रयोग होती है, वह सौर व चंद्रमा के बीच अनुपात है 11:5। मतलब लगभग अगर 11 भाग अगर सूर्य का योगदान है तो 5 भाग चंद्रमा का भी योगदान है कि ज्वार की लहरें, यानी कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं, उनको ऊपर उठाने में।
उसके बाद आपका आता है सुपर मून। सुपर मून जब सुपर मून में यह होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का अत्यधिक करीब हो, पृथ्वी के अत्यधिक करीब हो, तो उसे हम सुपर मून कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। उस कंडीशन को हम सुपर मून कहते हैं, या इसको हम पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। फुल मून भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें चंद्रमा जो होता है 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। सामान्य स्थिति से 14% ज्यादा बड़ा। वह 30% अत्यधिक चमकीला, अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। अब उसके बाद एक कंडीशन आती है ब्लू मून की, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं ब्लू मून क्या है। ब्लू मून का मतलब होता है नीला मून। नीला मून का मतलब होता है कि जब ब्लू मून, जब चंद्रमा क्या होता है एक ही महीने पर 2 पूर्णिमा हो जाती हैं। जब एक ही महीने में, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लू मून। ब्लू मून कहते हैं इस कंडीशन को। अब आता है ब्लू मून कब तो हुआ था आखिरी बार, तो अगस्त 2012 में। अगस्त 2012 में, या 2-3 सालों में लगभग, या 3-4 सालों के अंतराल में एक ब्लू मून देखने को मिल जाता है, एक या 2 ब्लू मून देखने को मिल जाता है। जब एक आता है ब्लू मून ईयर, देखेंगे ब्लू मून ईयर क्या है। यह ब्लू मून 2 अगस्त को व 31 अगस्त को 2012 की कंडीशन है। यह 2 अगस्त को हम पूर्णिमा कहते हैं, यह पूर्णिमा है। और 31 अगस्त की पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून कहते हैं। देखेंगे अब क्या होता है ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, ब्लू मून ईयर क्या होता है उसको देखेंगे। जब एक ही वर्ष में, एक ही वर्ष में 2 ब्लू मून, 2 ब्लू मून देखने को मिलते हैं, तो उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। ब्लू मून ईयर कहते हैं। यह कंडीशन 2018 में हुई थी। 2018 में 2 जनवरी और 31 जनवरी और 2 मार्च और 31 मार्च को देखने को मिला था। अब देख लीजिए, यह दूसरी कंडीशन, एक ब्लू मून हो गया। यह 31 जनवरी फर्स्ट ब्लू मून हुआ। यह हो गया सेकंड ब्लू मून।
एक ही वर्ष में, यह कंडीशन है 2018 की। जब दो ब्लू मून एक ही वर्ष में हो तो हम उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपके अक्षांश रेखाएं और दशांतर रेखाएं चलेंगी। नमस्कार।